नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू के कठुआ में घर में लगी आग, दम घुटने से 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता पहुंचे लखनऊ। बिहार में 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम नीतीश कुमार। सेंट्रल कांगो में नाव पलटने से 25 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, बदले में टैक्स लगाने की दी धमकी। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के फ्रिंगच रोड पर 15 दिसंबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सड़क किनारे खड़े होकर आग सेक रहे एक युवक को लग्जरी गाड़ी ने रौंद दिया। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार चालक ने युवक को टक्कर मारने के बाद उसे 30 मीटर तक घसीटा। गाड़ी में फंसे युवक को देखकर कार चालक उसकी मदद करने के बजाय वो गाड़ी को तेजी से दौड़ा रहा था। इस दौरान युवक चीखता रहा और तड़पता रहा, जिसके बावजूद चालक उसे 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। सीसीटीवी फुटेज में इस घटना को साफ देखा जा सकता है, जो अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी वाहन चालक की तलाश जारी है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने और न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत थाना धुमाकोट की पुलिस टीम ने 17 दिसंबर को न्यायालय द्वारा जारी फौजदारी वाद आबकारी अधिनियम से जुड़े वारंटी अभियुक्त सुरेश रावत को धुमाकोट तिराही से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां जरूरी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस सफलता के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना धुमाकोट पुलिस की सराहना की। बड़ी खबर हरियाणा के जिंद से, जहां किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिंद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की प्रेस वार्ता हुई। शिव कुमार कक्का ने प्रेस वार्ता में कई अहम खुलासे किए। किसानों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह गलत भ्रम फैला रहे हैं। जगजीत ढल्लेवाल के 22 दिन के आमरण अनशन से 12 किलो वजन घटा। किसानों की लड़ाई में सभी संगठन और खापों को एकजुट होना चाहिए। राकेश टिकैत और गुरनाम चंदूड़ी के बयानों पर शिव कुमार कक्का की टिप्पणी। किसान नेताओं ने एकजुट होकर एक ही मांग को प्रमुख किया है। तीन कृषि कानूनों के ऊपर सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी थी, और दूसरा मोटा मोटा मैं बताऊं, उन्होंने जो अंग्रेजी में पढ़ के बताया, जो अमित शाह जी ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि वॉल्यूम वाइज हम 2.5 गुना एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पैसे के तौर पे हम 3.5 गुना ज्यादा एमएसपी के ऊपर खरीद कर रहे हैं। उनके ऊपर उन्होंने बताया है जो उन्होंने खरीद की है वो 40% की बढ़ोतरी एमएसपी में हुई है, लेकिन लागत 115% बढ़ गई। उस मतलब लागत ज्यादा बढ़ी है और जो एमएसपी उनको देना चाहिए था लाभकारी मूल्य नहीं बढ़ा। इसके साथ ही प्रियंका है और संदीप भाई है, वो भी अपनी एक मिनट बात रखें कि हरियाणा की तरफ से इस आंदोलन में क्या नहीं है, या वो लोग नहीं है इसमें, वो नहीं है। हम यहाँ पे मुद्दों को लेकर बैठे हैं। अभी जो डल्लेवाल जी 22 दिन से अनशन पे बैठे हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा जो पिछले आंदोलन में पेंडिंग रह गया था, 3 कृषि कानून जो वापस हुए थे, उसके बाद हमारा दूसरा जो मांग थी कि हमें
MSP पे खरीद का गारंटी कानून चाहिए, उसके लिए वो अनशन कर रहे हैं। और अभी सभी से हम ये निवेदन भी कर रहे हैं, सभी किसान साथियों से जो अभी संघर्षरत नहीं है, कि इसमें आगे आएं और हमारी जो अधूरी लड़ाई है उसको पूरा करने में सहयोग करें। और सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अगर अभी टाइम रहते बातचीत के लिए आपने दरवाजे नहीं खोले या इन मांगों पे, किसानों की मांगों पे विचार नहीं किया, तो ये देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। समस्त जो देश का किसान है, संगठन भले ही देश के अंदर अलग अलग हो, लेकिन सबका मुद्दा भी एक है और पूरे जो देश का किसान है वो किसान भी एक है। लगातार 10 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं और 22 दिन से डल्लेवाल जी वहां आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, पूरी किसान कौम के लिए और किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए वो अपनी जान की बाजी को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में यदि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा में है और वो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, तो हम सब किसान एक है। और तमाम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, तो इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अगर सभी संगठनों का मुद्दा एक है तो क्यों ना इस लड़ाई को भी एक किया जाए। देखिए, हरियाणा के लोगों ने 10 महीने पहले भी हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन चले ताकि पंजाब के भाई बॉर्डर तोड़ के हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा उनका साथ दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हरियाणा की खापों को भी और सभी संगठनों को भी एक होकर के इस लड़ाई को बड़ा रूप देना चाहिए, और ताकि हम अपने किसान नेता की जान को ना खो दे। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वो पूरी किसान कौम की कमजोरी भी एक होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान की ताकत को बड़ा रूप देने के लिए तमाम हरियाणा के संगठनों को भी एक होने की जरूरत है और तमाम देश के किसान संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अभी कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे और डल्लेवाल जी की हालत भी हमने देखी, तो वो काफी गंभीर हालत में है। किसी भी टाइम कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को आज एक होने की जरूरत है। स्थिति बड़ी चिंताजनक है। उनकी चिंता करते हुए कैसे आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे, कैसे सरकार झूठ बोल रही है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिव कुमार साथियों को राम राम। पहले तो अभी जो स्थिति खनौरी बॉर्डर पे बने हुए है, जब सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत धीरे धीरे बहुत बिगड़ रही है, तो हमारे लिए उनकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो आंदोलन अभी इस तरह से देश भर में किसान को जागरूक किया जाए, हम पूरे प्रदेश घूम रहे हैं। उड़ीसा में भी इसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है और आगे भी ये अनशन उड़ीसा में भी शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार जिस तरह से अभी चुप बैठा है और कुछ काम इसके तरफ से करने के लिए उसके तरफ से कुछ कदम नहीं बढ़ा रहे, इसको कैसे किया जाएगा। और पूरा देश की तमाम जितने भी किसान लीडर है प्रत्येक प्रदेश से, हम उनको भी कनेक्ट करते जा रहे हैं और अभी सभी इस मूवमेंट में कैसे जुड़ेंगे, इसको लेकर हम प्रदेश से प्रदेश प्रांत घूम रहे हैं और इसको लेकर भी आंदोलन पूरा तेज किया जाएगा। बाकी जो भी विस्तार से हमारे अक्षय नरवाल है वो बताएंगे। मेरा नाम शिव कुमार कक्का जी है, मध्य प्रदेश से हूँ। हम लोग खरौनी बॉर्डर से आ रहे हैं। प्रांत के हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, उड़ीसा से है, केरला से है, ये पूरी टीम वहां से लौट के भी आ रही है। डल्लेवाल जी जो अनशन कर रहे हैं, उनकी हालत कल तक बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। आज 22वां दिन है। एक तो आयु ज्यादा है और 22 दिन का समय बहुत होता है। एमएसपी 2014 से लेकर और 2007 से लेकर पिछली सरकारों से लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके विस्तार में जाएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन बना था, हम लोग उसके लिए जेल गए, तिहाड़ जेल में 6 माह रहे, तब जाके ये कमीशन बना। कमीशन को लागू होना था जनवरी 2007 से, वो लागू नहीं हो पाया। उस समय तत्कालीन सरकार जिसकी थी आप जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में भी 2 बार क्वेश्चन उठा, तो शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। भूरिया जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। 2 कृषि मंत्रियों ने जवाब दे दिया। 2009 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां बढ़ती गई और 2014 में ये वाली सरकार जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे
हमारे घोषणा पत्र में है, आते ही साथ हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2015 में ने जवाब दे दिया कि हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम C2+50 नहीं दे सकते। जब बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ तो उसमें हमारी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी 3 कानूनों को रद्द किया जाए और C2+50 के हिसाब से MSP तय की जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो आप तय तो कर दोगे, पर क्रय भी करने के लिए नियम बनना चाहिए कि इस MSP से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, जो तय होगा। सरकार ने 5 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। बड़े आंदोलन में एक मांग मानी गई थी, एक मांग के लिए उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं। 5 मांगों पर हमारा सहमति बनी थी, उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी आज तक नहीं की। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल से डल्लेवाल जी आते हैं। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद वो विगत 22 दिनों से आमरण अनशन पर है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी प्रांत के हमारे साथी आए हुए हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। और हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है। आगे हमारे साथी है उड़ीसा से, उड़ीसा प्रदेश से है, एकमात्र किसान नेता उड़ीसा के हैं, लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। वो कुछ इस तरह। ओडिशा की पुरी से इस वक्त की अपडेट आपको दे दें, जहां उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिजा ने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की तैयारियों का जायजा लिया है। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिजा ने लिया प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों का जायजा। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा में मनाया जाएगा। 2000 प्रवासी भारतीयों के लिए होटल और इको रिट्रीट की व्यवस्था की गई है। प्रवासी भारतीयों को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन और प्रमुख स्थल देखने का मौका मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ तैयारियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने की भी संभावना है। प्रवासी भारतीय दिवस 8, 9, 10 जनवरी में हो रही है। इसमें विश्व भर में जितने भारतीय हैं, करीब 5000 से ज्यादा लोग पुरी आएंगे, कोणार्क भी जाएंगे, रघुराजपुर विलेज की परिदर्शन भी होगी। पूरी जिला की प्रस्तुति की दिशा से आज हम सब विधायक और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे थे। कोणार्क एक आइकनिक हेरिटेज साइट है, रघुराजपुर विलेज एक हेरिटेज विलेज है, ब्लू फ्लैग बीच है। प्रभु के दर्शन के लिए डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आएंगे और NRIs भी आएंगे। पूरी हर एक दिशा से वेलकम करने के लिए पूरी तरह प्रस्तुत है। वो आज समीक्षा में मत आया। देखिए, उड़ीसा की सौभाग्य है कि केंद्र की फोकस में उड़ीसा है। उड़ीसा की टूरिज्म के सेक्टर में ये 8, 9, 10 जो प्रवासी भारतीय दिवस की विश्व भर में एक जैसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट का अनावरण होने वाले हैं। तो मुझे लगती है कि जो डबल इंजन की फोकस है उड़ीसा, वो दिखाई दे रही है। देखिए, जनवरी महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2 बार उड़ीसा आएंगे और प्रवासी भारतीय दिवस के नाते 9th को शायद आएंगे और रुकेंगे। मुझे लगती है प्रधानमंत्री की 3-4 बार जो विजिट ये 4 महीने में हुई है, उड़ीसा के लिए एक नूतन सूर्योदय की दिशा खोलेंगे।
अगली खबर झारखंड से, जहां हजारीबाग के बड़गा गांव वन क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन और कारोबार के खिलाफ वन विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। डीएफओ के निर्देश पर एसीएफ ए.के. परमार और वन क्षेत्र पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। सोमवार रात को वन कर्मियों ने बड़का गांव प्रखंड के रूढ़ी जंगल से अवैध कोयला उत्खनन कर ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों को गोंदलपुरा गांव के पास पकड़ा। इस दौरान कॉल माफियों के समर्थकों ने ट्रैक्टर को घंटों तक रोककर हंगामा किया। वहीं स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वन विभाग के अधिकारी एसीएफ ए.के. परमार ने जिले और प्रमंडल के वरीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। स्थिति सामान्य होने पर दोनों ट्रैक्टरों को बड़का गांव वन क्षेत्र कार्यालय लाया गया। इस मामले में रोडी जंगल में अवैध कोयला खदान संचालक और कोयला कारोबारियों के अलावा वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पिछले 17 दिनों में वन विभाग ने कुल 5 अवैध कोयला लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया है। एसीएफ ए.के. परमार ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के हजारीबाग के चौपारण थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम मोरनिया और दुरागड़ा से करीब 25 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। ये कार्रवाई जिले भर में अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और वन विभाग ने चौपारण क्षेत्र में तस्करों द्वारा की जा रही अफीम की खेती को अभियान चलाकर नष्ट कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम तस्करों को बड़ा झटका लगा है। एसीपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अफीम की खेती के खिलाफ ये कार्रवाई जिले की सुरक्षा और तस्करी को रोकने के लिए की गई थी और भविष्य में भी ऐसे अभियान को जारी रखा जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आईआईटी कानपुर में छात्रा से हुए यौन शोषण के मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईआईटी रिसर्च स्कॉलर रेप मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है मोहसिन खान। बढ़ सकती है एसीपी मोहसिन खान की मुश्किलें। आरोपी एसीपी ने कोर्ट से छात्रा के बयान की सर्टिफाइड कॉपी मांगी है। सरकार ने एक आरोप लगाया है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के साथ साजिश को सौंपा गया है। आपकी तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की गई, अब तक क्या कुछ? मैं सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मुकदमे की और मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ। लीगल एडवाइजर की हैसियत से मैं यह जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं और जो पुलिस को बयान दिया है और जिस हिसाब से उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल होने के बाद न्यायालय में जो उसने कलमबंद बयान दिया हुआ है, जो कलमबंद बयान में उसने सारी चीजें जो बातें बताई हैं उससे यह प्रतीत होता है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है और मोहसिन द्वारा किया गया है। मोहसिन अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट जा सकता है या एंटीसिपेटिक बेल लेने के लिए यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी उसने अप्लाई की हुई है। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत घातक होगा मोहसिन के लिए। मोहसिन को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। बताइए कि एक
आम आदमी होता तो कहीं ना कहीं पुलिस एक आवेदन के बाद ही, एप्लीकेशन के बाद ही गिरफ्तारी कर लेती। नहीं, ऐसा लेकिन इतनी बड़ी वारदात हुई है, उसके बाद कहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस इतनी तत्पर गिरफ्तारी करती। पहले तो उसका मेडिकल कराती, मेडिकल कराने के उपरांत वह न्यायालय में कलमबंद बयान दिलवाती। कलमबंद बयान और सारे एविडेंसेस साफ आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, मोहसिन को सजा दिलवाएगी। मैं अगर कानपुर की IIT की छात्रा हमारे पास आती है तो मैं निस्वार्थ भाव से उसको, ACP को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे हैंड से उसको सजा दिलाई जाएगी। अगर एक कुछ पद पर रहे हुए अधिकारी इस तरह की हरकतें करते हैं तो आम जनता किस पर विश्वास करेगी, किससे न्याय मांगेगी? इन लोगों को सजा होनी चाहिए और 101% मैं सजा दिलवा कर रहूंगा अगर बाद में सच्चाई रही तो। अभी तक जांचों में क्या कुछ आया, क्या कुछ समझ अभी तक तो सब मोहसिन खान के विरोध में ही है और मोहसिन खान को एक न एक दिन न्यायालय में आत्मसमर्पण करके विरोध में ही है और मोहसिन खान को एक न एक दिन न्यायालय में आत्मसमर्पण करके अभिरक्षा में जाना होगा। विरोध में ही है और मोहसिन खान को एक न एक दिन न्यायालय में आत्मसमर्पण करके अभिरक्षा में जाना होगा। और वहीं लखनऊ में खुद को सीए बताकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। लखनऊ में सीए बताकर युवती से दोस्ती की गई, फिर दुष्कर्म कर 5.5 लाख रुपए वसूले गए। टिंडर ऐप के जरिए युवती के संपर्क में आया था आरोपी। शिकायत पर पीजीआई पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है। अश्लील वीडियो बनाकर युवती से 5.5 लाख की वसूली की गई। पहले भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका है ये आरोपी। अगली खबर का रुख करेंगे जिंद के जाट धर्मशाला में मंगलवार को 4 राज्यों के किसान नेताओं की बैठक हुई, जिसमें शिव कुमार कक्का ने कहा कि अगर सरकार ने जगजीत ढल्लेवाल के आमरण अनशन पर जल्दी बात नहीं की तो आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है। वहीं एमसीपी के मुद्दे पर सभी किसान संगठन एकजुट। बैठक में बीजू महापात्रा, मनीष राजा और अन्य नेताओं ने एमएसपी लागू करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि सरकार को अपनी हठ धार्मिकता छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसान संघर्ष समिति और अन्य संगठनों ने डल्लेवाल के अनशन को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान किया। सभी साथियों को राम राम। पहले तो अभी जो स्थिति खनौरी बॉर्डर पे बने हुए है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत धीरे धीरे बहुत बिगड़ रही है, तो हमारे लिए उनकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो आंदोलन अभी इस तरह से देश भर में किसान को जागरूक किया जाए, हम पूरे प्रदेश घूम रहे हैं। उड़ीसा में भी इसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है और आगे भी ये अनशन उड़ीसा में भी शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिस तरह से अभी चुप बैठा है और कुछ काम इसके तरफ से करने के लिए उसके तरफ से कुछ कदम नहीं बढ़ा रहे, इसको कैसे किया जाएगा। और पूरा देश की तमाम जितने भी किसान लीडर है प्रत्येक प्रदेश से, हम उनको भी कनेक्ट करते जा रहे हैं और अभी सभी इस मूवमेंट में कैसे जुड़ेंगे, इसको लेकर हम प्रदेश से प्रदेश प्रांत घूम रहे हैं और इसको लेकर भी आंदोलन पूरा तेज किया जाएगा। बाकी जो भी विस्तार से हमारे अक्षय नरवाल है वो बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। और समस्त जो देश का किसान है, संगठन भले ही देश के अंदर अलग अलग हो, लेकिन सबका मुद्दा भी एक है और पूरे जो देश का किसान है वो किसान भी एक है। लगातार 10 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं और 22 दिन से डल्लेवाल जी वहां आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं। पूरी किसान कौम के लिए और किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए वो अपनी जान की बाजी को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में यदि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा में है और वो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है तो हम सब किसान एक है। और तमाम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, तो इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अगर सभी संगठनों का मुद्दा एक है तो क्यों ना इस लड़ाई को भी एक किया जाए।
देखिए, हरियाणा के लोगों ने 10 महीने पहले भी हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन चले ताकि पंजाब के भाई बॉर्डर तोड़ के हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा उनका साथ दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हरियाणा की खापों को भी और सभी संगठनों को भी एक होकर के इस लड़ाई को बड़ा रूप देना चाहिए, और ताकि हम अपने किसान नेता की जान को ना खो दे। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वो पूरी किसान कौम की कमजोरी भी एक होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान की ताकत को बड़ा रूप देने के लिए तमाम हरियाणा के संगठनों को भी एक होने की जरूरत है, और तमाम देश के किसान संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अभी कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे और डल्लेवाल जी की हालत भी हमने देखी, तो वो काफी गंभीर हालत में है। किसी भी टाइम कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को आज एक होने की जरूरत है। यूपी कक्का जी जो पिछले आंदोलन के भी बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। सचिन महापात्रा जी हैं उड़ीसा से, और मनीष राजा जी हैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से, केवी बीजू जी हैं केरला से। ये तमाम किसान नेता पहुंचे हैं जो अलग अलग स्टेट के पहुंचे, जिन्होंने कल खनौरी बॉर्डर का दौरा भी किया और वहां से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति को भी देखा और उनसे चर्चा भी की। उसके बाद आंदोलन को कैसे आगे लेके चलना है, हरियाणा के साथी कुर्सी भी ला देना वहाँ से। अब तो कर ही लो ओ बेटा बोल जाओ। हरियाणा के साथी भी मौजूद हैं। संदीप जी हैं, प्रियंका हैं, और हम सब ने एक मीटिंग की यहाँ के हरियाणा के लोगों के साथ भी, और कैसे जो डल्लेवाल जी की स्थिति है बड़ी चिंताजनक है, उनकी चिंता करते हुए कैसे आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे, कैसे सरकार झूठ बोल रही है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हुए आप यहाँ पहुंचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, किसान आंदोलन के विषय के ऊपर, एमएसपी के विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज जींद में आदरणीय शिव कुमार कक्का जी जो पिछले आंदोलन के भी बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। सचिन महापात्रा जी हैं उड़ीसा से, और मनीष राजा जी हैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से, केवी बीजू जी हैं केरला से। ये तमाम किसान नेता पहुंचे हैं जो अलग अलग स्टेट के पहुंचे, जिन्होंने कल खनौरी बॉर्डर का दौरा भी किया और वहां से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति को भी देखा और उनसे चर्चा भी की। उसके बाद आंदोलन को कैसे आगे लेके चलना है, हरियाणा के साथी कुर्सी ला देना वहाँ से। अब तो कर ही लो ओ बेटा बोल जाओ। हरियाणा के साथी भी मौजूद हैं। संदीप जी हैं, प्रियंका है, और हम सब ने एक मीटिंग की यहाँ के हरियाणा के लोगों के साथ भी, और कैसे जो डल्लेवाल जी की स्थिति है बड़ी चिंताजनक है, उनकी चिंता करते हुए कैसे आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे, कैसे सरकार झूठ बोल रही है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिव कुमार कक्का जी अपनी बात रखें। मेरा नाम शिव कुमार कक्का जी है, मध्य प्रदेश से हूँ। हम लोग खरौनी बॉर्डर से आ रहे हैं। प्रांत के हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, उड़ीसा से है, केरला से है, ये पूरी टीम वहां से लौट के भी आ रही है। डल्लेवाल जी जो अनशन कर रहे हैं उनकी हालत कल तक बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। आज 22वां दिन है, एक तो आयु ज्यादा है और 22 दिन का समय बहुत होता है। एमएसपी 2014 से लेकर और 2007 से लेकर पिछली सरकारों से लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके विस्तार में जाएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन बना था, हम लोग उसके लिए जेल गए, तिहाड़ जेल में 6 माह रहे, तब जाके ये कमीशन बना। कमीशन को लागू होना था जनवरी 2007 से, वो लागू नहीं हो पाया। उस समय तत्कालीन सरकार जिसकी थी आप जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में भी 2 बार क्वेश्चन उठा, तो शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। भूरिया जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। 2 कृषि मंत्रियों ने जवाब दे दिया। 2009 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां बढ़ती गई और 2014 में ये वाली सरकार जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे, हमारे घोषणा पत्र में है आते ही साथ हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे।
2015 में जवाब दे दिया कि हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम C2+50 नहीं दे सकते। जब बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ तो उस पर हमारी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी 3 कानूनों को रद्द किया जाए और C2+50 के हिसाब से MSP तय की जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो आप तय तो कर दोगे, पर क्रय भी करने के लिए नियम बनना चाहिए कि इस MSP से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, जो तय होगा। सरकार ने 5 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। बड़े आंदोलन में एक मांग मानी गई थी, एक मांग के लिए उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं। 5 मांगों पर हमारा सहमति बनी थी, उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी आज तक नहीं की। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल से दल्लेवाल जी आते हैं। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद वो विगत 22 दिनों से आमरण अनशन पर है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी प्रांत के हमारे साथी आए हुए हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। और हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है। आगे हमारे साथी है उड़ीसा से, उड़ीसा प्रदेश से हैं, एकमात्र किसान नेता उड़ीसा के हैं, लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। वो कुछ इस तरह की है। मध्य प्रदेश से हूँ। हम लोग खरौनी बॉर्डर से आ रहे हैं। प्रांत के हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, उड़ीसा से हैं, केरला से हैं। ये पूरी टीम वहां से लौट के भी आ रही है। डल्लेवाल जी जो अनशन कर रहे हैं, उनकी हालत कल तक बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो चुकी है। आज 22वां दिन है। एक तो आयु ज़्यादा है और 22 दिन का समय बहुत होता है। MSP 2014 से लेकर और 2007 से लेकर, पिछली सरकारों से लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके विस्तार में जाएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन बना था, हम लोग उसके लिए जेल गए, तिहाड़ जेल में 6 माह रहे, तब जाके ये कमीशन बना। कमीशन को लागू होना था जनवरी 2007 से, वो लागू नहीं हो पाया। उस समय तत्कालीन सरकार जिसकी थी आप जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में भी 2 बार क्वेश्चन उठा तो शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। भूरिया जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। 2 कृषि मंत्रियों ने जवाब दे दिया। 2009 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां बढ़ती गई और 2014 में ये वाली सरकार जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे, हमारे घोषणा पत्र में है आते ही साथ हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2015 में जवाब दे दिया कि हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम C2+50 नहीं दे सकते। जब बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ तो उस पर हमारी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी 3 कानूनों को रद्द किया जाए और C2+50 के हिसाब से MSP तय की जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो आप तय तो कर दोगे, पर क्रय भी करने के लिए नियम बनना चाहिए कि इस MSP से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, जो तय होगा। सरकार ने 5 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। बड़े आंदोलन में एक मांग मानी गई थी, एक मांग के लिए उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं। 5 मांगों पर हमारा सहमति बनी थी, उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी आज तक नहीं की। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल से दल्लेवाल जी आते हैं। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद वो विगत 22 दिनों से आमरण अनशन पर है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी प्रांत के हमारे साथी आए हुए हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। और हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए।
ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है। आगे हमारे साथी हैं उड़ीसा से, उड़ीसा प्रदेश से हैं, एकमात्र किसान नेता उड़ीसा के हैं, लगातार कार्यक्रम करते रहते। उत्तरकाशी में एक धर्म विशेष के स्वर्णकार पर 2 हिंदू युवकों को कमरे में बंद कर पिटाई करने और उनसे गहने छीनने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो लंबे समय से इस स्वर्णकार को सोने चांदी की सप्लाई करते आए थे और जब वो अपने बकाया पैसे मांगने के लिए स्वर्णकार के पास गए तो उन्हें बंद करके मारा गया और गहने छीन लिए गए। मामला धर्म विशेष से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठनों के लोग थाने पहुंच गए और स्वर्णकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वर्णकार संघ ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि इस स्वर्णकार को पहले ही संघ विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया चुका है। संघ ने कहा कि स्वर्णकार के द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जिहादी जितने भी है ना, ये जिहादी हर तरह के जिहाद करने के लिए तैयार है, चाहे मुंह जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लग जिहाद हो, और एक नया जिहाद आ गया, स्वर्ण जिहाद। और ये स्वर्ण जिहाद करके हमारी भोली भाली जनता को, हमारी इस काशी की जनता को लूटपाट करते हैं, लूटपाट करके धोखाधड़ी करते हैं। दूसरी चीज, आज जो घटना हुई, आज ये काशी में जो घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी। अपना हिंदू भाई देश के किसी भी कोने से हो, किसी भी कोने से आया है, वो अपना हिंदू भाई है और उसके साथ समस्त हिंदू संगठन खड़ा है। कहीं भी उसके साथ आज जो अमीन मंडल करके एक मुस्लिम ज्वेलर्स था, एक हिंदू भाई के साथ कमरे में बंद करके अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके इलीगल तरीके से उसके साथ मारपीट की है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। इसका समस्त हिंदू संगठन और व्यापार मंडल, स्वर्णकार मंडल सभी इस निंदनीय घटना का घोर विरोध करते हैं और प्रशासन पुलिस से सख्त कार्रवाई इसमें करने की मांग करते हैं। यदि इस पे कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उग्र मोर्चा खोला जाएगा। भाई है जो कि अमृतसर से यहाँ पे कई सालों से अपना सोने का सामान बेचने आते हैं, व्यापार करते हैं। तो आज जब वो उत्तरकाशी में आए तो उत्तरकाशी मुख्य बाजार में जो अमीन ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, तो वहां पर वो कुछ अपना सामान लेने गए थे और उन्होंने वहां पे सामान दिया। और जब उन्होंने वहां से अपने सामान के पैसे उस व्यक्ति से मांगे, अमीन ज्वेलर्स से, तो उसने उनका सामान ये कह के नकार दिया कि आपका ये सामान डुप्लीकेट है। इसे 1.5 महीने बाद याद आया। आज तक इसने कभी, जो हमारा व्यापारी भाई था, उसे कभी नहीं बताया था कि आपका सामान डुप्लीकेट है। तो और जब ये मामला हुआ तब ये चीज कैसे कि इसने इस व्यक्ति को नकार दिया और उसके पैसे देने से मना कर दिया। और उसके बाद फिर अमीन ज्वेलर्स के द्वारा, समुदाय का आदमी ये है, ये बांग्लादेश का मुसलमान, ये जो आपका व्यक्ति है, इसने खुद बताया कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, और एक उत्तरकाशी मुस्लिम व्यक्ति है। इसने फिर हमारे व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसके फिर पिताजी से ये कहा कि आप पहले नीचे अपने पंजाब से 10 लाख रुपए मंगाइए, उसके बाद हम आपके बेटे को छोड़ेंगे। तो ये पूरा मामला है। जी, थाने में भी हम लोग FIR दर्ज कर लिया। जो उत्तरकाशी में पुरानी दुकानों का सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें अमीन मंडल जो है काफी लोगों से सामान लेके और गलत सामान उनको दे रहा है। और आज हमारा व्यापारी जो हम उस पे बोलते हैं कि उसको मत देना सामान, उससे अपना पैसे लेने गया था और उसी का उसपे पैसा रोक के और उसी पे आरोप लगा रहा है कि इसने गलत सामान दिया। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और मंडल के खिलाफ भी कि हमारे व्यापारी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं और उसका पैसा जब्त करके, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम पूरा संगठन साथ में है। हमारे व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए और मंडल के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कह रहे कि कार्रवाई की जाए। हूँ यहाँ और मैंने कितनी बार एसपी साहब को कितनी बार हमने लिखित दिया और इनका नाम दिया बाकायदा। अभी एक रजनीश ज्वेलर्स है जो मुमडन है, वो रजनीश कैसे हो सकता है? रजनी। तो हमने बार बार इनको बैकआउट किया स्वर्णकार संघ से। हमने इनके साथ कोई संबंध नहीं रखा। इन लोगों ने लूटा और लूट रहे हैं हमारी गरीब पर। हमने तो रामनाम मंच से भी ऐलान किया, मार भी रहे इन लोगों को आज तो ना। और ये प्रशासन की बड़ी नाकामी है। मैंने कितनी बार 2-2, 3-3 एसपीओ को लिख के दिया कि ये लोग जो है किराए की दुकान, किराए का मकान जब समझो तब भागे भी, और गरीब जनता का लाखों रुपए, 2-3 लोग भागे भी।
गलत मूवमेंट लाटा से भागे और मातली से भागे, जुसियाड़े से भागे, यहाँ बाजार से भागे, कितने लोग भागे गरीब जनता का लूट के। ये स्वर्णकार व्यवसाय कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि जो आटा चावल हो पहले वो कीमत लगाए। यहाँ गरीब जनता इनके बहकाव में आके किसी को ये जो है गिफ्ट की वो देते हैं, किसी को भाव कम करके। क्या गारंटी है उस माल की? नकली सामान, क्या गारंटी है उस माल की? कहाँ पकड़ेंगे कुछ पता ही नहीं आई। ऐसे में क्या करोगे ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का हम तो बहिष्कार कर रखा है। करेंगे क्या? करा हुआ है। कम से कम मैंने जो है 8-12 दुकानें बहिष्कार की लिस्ट में है। नोटिस दिया हुआ है। नोटिस दे रखा है उनको। 3 साल से 3 साल से हमने इसके बारे में कितने संघर्ष किया, पर लेकिन प्रशासन जो है एसपी साहब, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। मातली में एक है उसका जो वो बना हुआ है क्या आधार कार्ड, उसमें फेरी वाला लिखा हुआ है और उसकी दुकान खोली हुई है। अगर पुलिस इसको कुछ नहीं करती तो आप क्या करेंगे? अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो आप क्या करेंगे? बताओ ना भाई हमारी जो, अब हम उनको मार तो सकते नहीं, कानून अपने हाथ में ले तो सकते, बहिष्कार कर रखा है। वो तो आराम से बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए हैं, तो ये प्रशासन की नाकामी है ना। अब इसमें एक कदम उठाने वाले हैं, बोर्ड में लिखेंगे ये बहिष्कृत है, बोर्ड में भी लिखवाना पड़ेगा। हो गया हफ्ते को, और पहले मेरे दादाजी आते थे सामान सप्लाई करने वास्ते, फिर मेरे ताया जी, मेरे पापा जी आने लगे, फिर मैं खुद आने लगा। क्योंकि मेरे जो पापा है वो दिल्ली जाते हैं सामान सप्लाई करने वास्ते, मेरे ताया जी मेरे साथ आते, और मेरे ताया जी मेरे साथ आते रहे। इनका एक्सीडेंट हुआ था मसूरी रोड में, इसलिए वो ठीक नहीं देते। चलो मैंने भी अपनी स्टडी शूटी छोड़ के मैं इनके साथ आ रहा था। और इधर अपना जो माल ज्वेलर्स की नाम होता है, मॉडल ज्वेलर्स है, उसके पास हम साल हो गए उसको माल देते को, और 3-4 महीने हो गए हमसे ना सामान दे ले रहा था ना। आपके साथ क्या हुआ है ना? हमको कह रहा था कि सुबह फोन किया उसने कि कहाँ पर हो, मैं कहा मैं उत्तरकाशी में हूँ। चलो ठीक है मुझको मिलना, मैं उसके मेरे ताया जी उसके पास गए, ताया जी को मारा कुटा उधर। कहता चलो ठीक है। बाद में मेरे ताया जी रूम पर आए, फिर 3-4 जने रूम पर लेके आया, फिर रूम पर आके मुझको मारा गुटा, गलाली गलोच किया। कहता 10 लाख रुपए दे, तुम्हारा सामान गलत है, नहीं तो तुमको जाने नहीं देंगे। मेरे पास 65,000 रुपए कैश था, और मेरे पास गोल्ड की फुल्ली भी थी, जो वाली बुली होती है, 200-250 ग्राम 12-13 लाख का वो सामान था। मेरे पास कैश भी था 65,000 रुपया, वो भी अपने साथ ले गया। कहता 10 लाख रुपए और दे, फिर तुमको जाने देंगे। फिर मैंने उसको कुष्ट किया, उसके पैरी पड़ा, मैं उसको जाने दे। कहता नहीं जाने दूंगा। फिर बाद में मुझको रूम पर बंद करके मेरे ताया जी को साथ में ले गया, कहता कि मैं तुमको जाने आप लोगों ने थाने में क्या एफआईआर दर्ज कर दी? हाँ जी हमने थाने आए थे इधर, और अपने प्रदीप ज्वेलर से सारे जने अपने साथ ही है, उनको मैंने बताया, फिर वो सारे जने इधर थाने आए। अभी हमने रिपोर्ट लिखाई है, वो भी आ रहा है इधर। अपने सर ने फोन किया था उसको, कहता मैं आता हूँ, अभी तक आया नहीं। और उसकी शॉप ही बंद है, उधर शॉप बंद करके पता नहीं कहीं भाग गया, पता नहीं क्या है। और मेरा 12-13 लाख का सामान भी है, मेरे पास कैश भी था, वो भी है। मुझको मारा भी कुटा भी, ते मेरे ताया जी को भी मारा कुटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप सिंह है। ठीक है, और इनका आप बता दो। किरण ज्वेलर्स पता ही नहीं चलता है। सूरज लक्ष्मी दांत वाला आइडेंटिटी कुछ बात हो, गणपति टेलर। फिर ये करते हैं बाजार में भरम फैला रहे हैं, हमारे में घाक आते हैं कि वो 70,000 रुपए दे रहा तोला सोना। अरे जब 80,000 तो बाजार उसमें है, हमारे में कैसे दे देगा? फिर वो सोना हमने पकाया, इनका शुद्ध हमने लैब में भेजा, तो 50% 40% में बैठा हो सोना, जब शुद्ध करा सोने को। फिर हमने इनका जब्त भी करा, लेकिन वही है कि अगर हम लोग इन्हें भगाने के लिए प्रयास करेंगे, सब लोग कहेंगे लो जी ये जो है किसी के पेट में लात मार दे, ये भले बन जाए। ये गलती किसकी है साहब? सचिव साहब ये गलती किसकी है? व्यापार मंडल की है, स्थानीय लोगों की है, या फिर तुम्हारे? स्थानीय लोगों की है, जिन्होंने संरक्षण दे रखा, अपनी दुकानें और मकान किराए पे दे रखे हैं। इन लोगों को पाल पड़ोस है, इन लोगों को हर तरह से ये कहीं ना कहीं घात करते हैं। आधार कार्ड उसका जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, नमक हरामी करते हैं। वोटर ID में और संगठन के साथ मिलकर सेलिंग चलना चाहते हैं कि कुछ भी कर लें। कौन व्यापारी क्या आ रहा है, इनका तो मैं ये भी सके इसके साथ में नशे का कारोबार न कर रहे हो, क्योंकि जो 8 दिन के आते हैं वो भी इनकी मानसिकता वाले हैं। क्या बताओ इनको क्या देके जा रहे हो? चलो उन दुकानों नाम तो बताओ। प्रदेश सचिव है नकली सुना रहा हूं। पवार जी। आपने देखा होगा लव जिया, फूड जिया,
आज एक नया मामला आया है कि स्वर्ण जिहाद मतलब गोल्ड में भी मिलावट और वगैरह ये करके, और जो बाहर के व्यापारी यहाँ पे अपना सोना बेचते हैं तो ये इनको मना कर रहे हैं यहाँ पे सोना मत बेचो। जो हमारा ही कारोबार है तो बोला हमारा ही व्यक्ति यहाँ पे कोई मुस्लिम व्यक्ति यहाँ का जो व्यापारी बने, तो इसमें आप देखो स्वर्ण जिहाद भी हो गए ये, इसमें बिल्कुल ये सोने का जिहाद भी करना चाहते हैं जिसकी शुद्धता की गारंटी 1% नहीं रहेगी। बस नीचे से जांच करके लाते हैं, सामान मेरे को देके चला गया। अभी जो मैंने वो सामान जांच कराया इसमें से करेक्ट कम निकल गया, तो मैंने कहा भाई तुम सामान मेरे को दे रखा है, ये तो कम करेक्ट निकला, तुम सामान ले लो, मेरा पैसा वापस दो। उल्टा आके यहाँ पे थाना पे गया, मेरा उल्टा इंजम लगा दिया। आरोप लगा रहा है अरे नहीं गलत है वो। अगर मैंने मारपीट किया होगा ना, कैमरा तो है, देख लो। आपके साथ 3-4 लोग गए थे होटल में? नहीं मैं गया तो कैमरे में तो आ रहा है 3-4 लोग बता रहा है जी, कैमरे में आएगा क्या? 3-4 वो रमेश है, उसका काम है, नहीं है, आए ना 3-4 लोग आप साथ? 3-4 कोई नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। कोई ना बात मतलब कैमरे से। हाँ एक कारीगर मेरे साथ है, रहते हैं, कोई आता बस, और कोई नहीं। कितने बजे बाद पता चला आपको? मेरे को ये 15-20 दिन पहले पता चल गया था। भाई साहब हमारे पास रिपोर्ट है, जो टंच रिपोर्ट होता है ना, सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।